हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए आज से अपन पॉलिटी के जो एमसीक्यू हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड लूसेंट बुक से और जो आरआरबी एसएससी में जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उधर से लिए गए हैं, तो अपन डेली 20 एमसीक्यू पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और अदर जीएस के पोर्शन के 20 एमसीक्यू देखा करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अपन हर किसी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 100 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपनी सीरीज़ में एमसीक्यू की सीरीज़ में ये पॉलिटी का फर्स्ट सेशन है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर। फर्स्ट अपना क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें दिया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कौन सी आर्टिकल से ख़त्म किया गया है। क्लियर। तो इसका आंसर है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 बोलता है अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 अपना बोलता है, आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, अच्छी कंडीशन देनी है वर्कर को, उनको वर्किंग कंडीशन के लिए। क्लियर। तो ये क्लियर। तो इसका आंसर क्या है अपना आर्टिकल 17। क्लियर। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म नीति आयोग रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग जो बनाया हुआ है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। क्लियर। चलिए अपन अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका परमानेंट चेयरमैन किसी बनाया गया था, उसका परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं, अपन आगे देखते हैं। आगे अपना एमसीक्यू है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से संवैधानिक संशोधन से जो दल बदल कानून है वो लाया गया था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। वो कौन से कानून से था, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से था। ठीक है, और अपने 51st और 52nd अपने रिजर्वेशन फॉर नागालैंड, मिजोरम से रिलेटेड है। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। और अपने आर्टिकल 54th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस से था। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। आगे अपना 5th एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपना जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या मेंशन नहीं है। क्लियर। तो फ्रेटर्निटी उसमें मेंशन है, फ्रेटर्निटी भाईचारा। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता भी मेंशन है उसमें। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये भी है, मगर डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई ऐसी वर्डिंग नहीं है जो प्रीएम्बल में। क्लियर। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। आगे अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 6th, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आज़ादी के बाद कौन सा देश था जो कि लैंग्वेज पे फॉर्म हुआ था, भाषा के आधार पे बनाया गया था। क्लियर। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्लियर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो उसमें अपना आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना हुआ था। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। आगे अपना एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, लैम डक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स। इसमें पूछा है कि लैम डक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है, तो लैम डक सेशन होता है जो द लास्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। मतलब लोकसभा के जब उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जब लोकसभा ख़त्म हो जाती है तो उससे पहले का जो सेशन होता है उसे लैम डक सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे लैम डक सेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैम डक होता है जो बेचारे लोग हो जाते हैं, मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो एमपी होते हैं, एमपी या एमएलए होंगे, जो क्या वो अभी तो क्या वो एमपी एमएलए है, मगर हो सकता है कि वो अगले चुनाव में जीत के दोबारा से वो विधानसभा या लोकसभा में ना जाएं। तो ठीक है, तो वो एक टाइप के लैम डक हो गए हैं। ठीक है, वो मतलब अभी तो वहाँ के सदस्य हैं मगर अगले चुनाव में सदस्य नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है द लास्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। मतलब प्रेजेंट लोकसभा अभी डिसॉल्व नहीं हुई, उसका लास्ट सेशन चल रहा है। क्लियर।
चलिए आगे मूव करते हैं अपन, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपन। ठीक है, अपना नेक्स्ट कॉन्फिडेंस है, इफ़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी मिनिस्टर के खिलाफ पास हो जाता है तो इसका मतलब क्या, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, मतलब पूरे मंत्री परिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर, सरकार गिर जाएगी इस कंडीशन में। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं अपन, आगे अपना एमसीक्यू देखते हैं, अपना 9th नंबर का एमसीक्यू। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर टू द लोकसभा बिलोंगिंग टू। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा के लिए 2 मेंबरों को नॉमिनेट करता है। ठीक है, वो कौन होते हैं, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। क्लियरली इसी तरीके से राज्यसभा में 12 मेंबरों को नॉमिनेट किया जाता है, वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। ठीक है, वो किसके उससे होते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के लिए, इन फील्डों से वो रिलेटेड होते हैं। क्लियर, जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर, और जो लोकसभा में होते हैं वो केवल एक ही फील्ड से होते हैं, एंग्लो इंडियन, और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे अपन नेक्स्ट एमसीक्यू अपना देखते हैं। अपना नेक्स्ट एमसीक्यू, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संवैधानिक सभा जो बनाई गई थी, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वी.एन. राव। ये क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, क्लियर, तो इस पर फोकस करिए। चलिए आगे अपन मूव करते हैं, अपने नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपन। अपना नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ये करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर, इसमें क्या हुआ, अपने देखते हैं अपन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है इलेक्ट करने में। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें अपने दोनों जो तो इलेक्टेड हैं, एक तो वो जो इलेक्टेड हैं वो, प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट के मेंबर इसमें पार्ट करते हैं। ठीक है, मगर जो प्रेसिडेंट के होते हैं उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबली, जो स्टेट विधानसभा होती हैं जो राज्यों की, उसके जो इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा नहीं, इलेक्टेड मेंबर नहीं, सारे मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, जो सारे मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अपन अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना है जो 12th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो अपने क्या कौन से 42nd अमेंडमेंट से अपने में 4 फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे 4 फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। ठीक है, एक था गुड एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। ठीक है, अच्छी कंडीशन अपन को डेवलप करनी है वर्क के लिए। ठीक है, वो जोड़ा गया था। सेकंड जोड़ा गया था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 39, आर्टिकल 39A। क्लियर, ये जोड़ा गया था। सेकंड जोड़ा गया था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर, थर्ड वाला ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और चौथा जो जोड़ा गया था वो था फ्री लीगल एड फॉर पुअर्स। ठीक है, गरीबों को उनको अच्छी से कानूनी सलाह दी जाए, फ्री लीगल एड दी जाए। ठीक है, तो एक दिया था गुड एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एक दिया था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड, और फ्री लीगल एड फॉर द पुअर्स। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वेयर एडेड बाय द 42nd। ठीक है, कौन से जोड़ा गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, हाँ सही बात है। मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा। क्लियर, तो सेकंड, फिर थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सही है। फोर्थ है फ्री लीगल एड फॉर द पुअर। ठीक है, ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 किस में दिया, ए। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, अपना ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो गया। चलिए अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ अथॉरिटी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपन कौन सी अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, रियल एंड पॉपुलर अथॉरिटी, रियल तो होता है ठीक है, मगर पॉपुलर जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट अपना गलत हो जाएगा। टिटोरल एंड डिजोर, डिजोर तो होता है, टिटोरल नहीं। क्लियर, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल होगा इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। और नॉमिनल तो वो होता है, क्योंकि नॉमिनल होता है वो रियल नहीं होता। अपने यहाँ दो टाइप के हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल, और एक होता है रियल, ठीक है, रियल। तो जो रियल होता है उसे बोलते हैं डिजियोर, ठीक है, डिजियोर, ठीक है, और जो नॉमिनल होता है उसे बोलते हैं डिफेक्टो, ठीक है। तो अपने यहाँ क्या है, नॉमिनल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लियर, नॉमिनल हेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नॉमिनल हेड है, रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू, क्लियर। अब 14th एमसीक्यू पढ़िए। 14 एमसीक्यू क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन इंक्लूड नहीं है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हाँ, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। एनी तो नहीं कर सकता, 20 और 21 को नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस एनी चीफ मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेट हैव द पावर टू अमेंड एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के असेंट। गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की कौन सी एकाधिकार पावर है, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल। हाँ, लोकसभा जो पॉपुलर हाउस होता है, जनता के द्वारा चुने हुए थे, इसलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड, टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, टू रेक्टिफाई, एक्सक्लूसिव नहीं है इसमें, तो अपन को पार्लियामेंट, राज्यसभा की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास होता है, क्लियर। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अपने 1 और जो 3 हैं वो एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। बाकी जो जी हैं ये तो दोनों में इंक्लूड है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, क्लियर। और जो अपना टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, वो भी बोथ लोकसभा एज वेल राज्यसभा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1, एक्सक्लूसिवली पावर इंट्रोडक्शन ऑफ मिनी बिल एंड पास ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्लियर। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं आ सकता। चलिए मूव करते हैं अपन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट इफ सच बिल इज पास्ड, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर है उसको अपने, जो गवर्नर को बिल रिजर्व करके रखने पड़ते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो पावर ऑफ द हाई कोर्ट, जिस भी बिल में इम्पैक्ट होगी, मतलब ऐसा कोई कानून लाया जा रहा है जिससे क्या जो अपने हाई कोर्ट हैं उनकी पावर इम्पैक्ट हो रही है, तो उसके लिए जो राज्यपाल हैं वो हमेशा बिल को रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के का असेंट के लिए, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट मंजूरी नहीं देता जब तक उसको वो रिजर्व करके रखेंगे, क्लियर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना 17th है। 17, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न टू कंसीडर इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। इंडिया जो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सच बताता है ये बात। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव्स इन इंडिया, हाँ ये है, ठीक है, ये है एक प्रोविज़न, ठीक है। द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ रिलीजन और रिलीजन, हाँ ये भी है। रिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, हाँ सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है मगर हेल्दी सेपरेशन है, ठीक है। माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, हाँ ये है, क्योंकि जो माइनॉरिटी रिलीजन, छोटे छोटे रिलीजन, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। टू माइनॉरिटी एजुकेशन, टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट देयर एजुकेशन, ठीक है। तो उनको डायरेक्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो यही क्या है, सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, क्लियर, कि अपन ने छोटे छोटे रिलीजन को भी उनका फुल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू अपन देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रिलेटेड टू है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन से प्रोविजन को वॉयलेट करता है। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, हाँ। राइट टू फ्रीडम नहीं। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, हाँ ये कर सकता है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39C है, इसमें डायरेक्टली मेंशन है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को एबॉलिश करना, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की आर्टिकल 39C में डायरेक्टली मेंशन है। तो ये कौन से किसको वॉयलेट कर रहा है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है, क्लियर।
चलिए अपन नेक्स्ट अपने MCQ देखते हैं। 19th MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट है द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू पनिश पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ठीक है, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू क्या है? पॉलिटिकल ऑफेंडर किसी भी राजनीतिक को वो सज़ा दे रहा है, तो ये तो कोई जुडिशियल रिव्यू का वो नहीं है। ठीक है, दूसरा था अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू करेक्ट द एरर ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट द एरर ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू नहीं है, वो तो नॉर्मल पिटीशन पे भी करेक्ट कर सकता है। द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इशू वेरियस रिट्स, ये तो फंडामेंटल वायलेशन के लिए करेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट द लीगलिटी ऑफ द लॉ, हाँ कोर्ट कहीं किसी भी लीगलिटी नहीं है किसी भी लॉ में, तो उसको जुडिशियल रिव्यू लेके फिर उसको नल एंड वाइड कह सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं, अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट MCQ अपना, लास्ट 20th MCQ। द डॉक्ट्रिन दैट द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 369 ना हो गए 368, क्योंकि द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 होता है। क्लियर। तो द डॉक्ट्रिन दैट द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला जा रहा है कि कौन से में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया था कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता, उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अपन जानते हैं केशवानंद भारती केस तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, मेनका गांधी गोलकनाथ केस और AK गोपालन केस। ठीक है, तो इसका आंसर है गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, मेनका गांधी और AK गोपालन केस जो रिलेटेड टू है, ये भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, AK गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन से है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अपने इंडिया में अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप की डिटेंशन दी है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरी प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है किसी के कोई भी अपराध करने से पहले उसको सजा दी जाए, मतलब उसको पहले ही पकड़ लिया जाए। ठीक है, और प्यूनिटिव डिटेंशन होती है किसी को सजा सुना के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो AK गोपालन एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को बिल्कुल ठीक ठहराया था। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के इन्होंने ठीक ठहराया था इसको। ठीक है, मेनका गांधी केस में क्या, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि वो अच्छे घूम फिर सके, इंसान को अच्छी एयर मिले, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, मगर डायरेक्टली इन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट की फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। क्लियर। तो ये अपने 20 MCQ का जो अपना सीरीज़ थी अपन ने वो कंप्लीट की। आज पहला पार्ट कंप्लीट किया। विद दैट ओवर द टाइम और भी इसके पार्ट्स आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 to 200 क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए सारे GS के अपन MCQ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, साइंस हो। ठीक है, सबके अपन MCQ कंप्लीट करेंगे। होप आपको इसका PDF जो लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर